हेलो दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। हमने जो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो तीन चीजें हैं इस चैप्टर में यही सब इंपॉर्टेंट है। बाकी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो 8 चैप्टर है इससे पहले कंप्लीट हुआ है, वो उसमें से कुछ यूज करने हैं और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूलेज, एंगल की वैल्यूज। ठीक, इस चैप्टर में बताने के लिए जो पहला लेक्चर था वही थ्योरी का पार्ट था। आप बस जितने ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जितने हमारे पास वैरायटी होगी क्वेश्चंस की, जितना हमें फिगर बनाना, लैंग्वेज समझना आएगा क्वेश्चन की, उतना ही हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ इस तरीके से आपको देखो दिख रहा होगा। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब बात क्या समझ में आ रही है हमको कि अगर कोई 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक, मान लो बिल्डिंग है, इसकी खिड़कियां मैंने बना दी इस टाइप से और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक। अब एक पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। बात समझ में आई? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ये उठता हुआ जा रहा है। अगर मैं नीचे से देखता हूं तो एंगल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने लिफ्ट से समझाया था कि एलिवेशन का मतलब क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये चीज होगी, है ना। आगे, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45। अब इस पॉइंट को हमने P बोला है, ठीक। अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक फ्लैग स्टाफ के ऊपर एक फ्लैग ऐसे लटका हुआ है, फ्लैग मान लो, ठीक। और उसके टॉप का, अब फ्लैग का भी एक टॉप होगा। अब भाई फ्लैग है, फ्लैग हमने होस्ट करा है, फ्लैग फिक्स करा है, तो उसकी भी कुछ हाइट होगी, है ना। और उसके टॉप पे जब मैंने यहाँ पर एंगल इसका बताया तो इसका एलिवेशन एंगल आ रहा है 60 डिग्री, ठीक। इतनी बात क्वेश्चन में तुम्हें गिवन दे रखी है, 60 डिग्री नहीं 45 है, ठीक है, 45 डिग्री। अब एंगल ध्यान से देखना, ये एंगल 45 है जिसकी आर्म्स ये है जो फ्लैग पे जाती है, ये ग्राउंड लेवल है। और एंगल 30 डिग्री कौन सा है? ये वाला जो बाउंड्री के टॉप पे बिल्डिंग के टॉप पे जा रहा है ना। ये चीज समझ में आ रही होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक। तो 10 मीटर बिल्डिंग हमें गिवन था, है ना, 10 मीटर बिल्डिंग गिवन है। अब हमसे पूछा है कि फ्लैग स्टाफ की हमारे पास लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ बतानी है हमारे को, और बताना है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो हमें ये चीज बतानी है, मान लो y है और ये चीज x है। अब गिवन हमें क्या क्या है, हमें अगर इस ट्रायंगल में नजर आता है तो इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो फिगर दे रखा है, जो भी तुम्हारे पास डेली लाइफ की प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसका पहले फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद ये चीज समझो कि राइट ट्रायंगल कहां पर फॉर्म्ड हो रहा है। देखो, इस राइट ट्रायंगल को अगर नजर आ रहा है, अगर आप सबको ये नजर में आ रहा है तो देखो इस ट्रायंगल को, ठीक। इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री का है और ये वाली जो साइड है ये 10 मीटर होगी, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट भाई जो ये है वही तो ये होगी, ठीक। ये 10 मीटर हाइट होगी लेंथ। अब ये 10 मीटर हाइट है, ये डिस्टेंस है, ठीक, हाइट डिस्टेंस है, समझ में आया। और राइट ट्रायंगल में हमने क्या सीखा है कि अगर ये एंगल है तो मेरा ये साइड हो जाएगी बेस और ये वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, साफ क्लियर विजुअल कर देता हूं, ठीक। इस ट्रायंगल में अगर मैं tan 30 डिग्री लूं तो tan 30 डिग्री क्या होगा? tan 30 डिग्री अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोई भी एंगल का हो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब इस ट्रायंगल में मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखना मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो ये जो है ये तुम्हारा 10 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट परपेंडिकुलर, और बेस मैंने x माना ही है। और tan 30 हमें पता है 1/√3 होता है, जो मैंने टेबल याद करवाई थी या जैसे बताया था, फॉर्मूलेस प्रूफ करे थे, वहां पे समझ सकते हो तुम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमें क्या नजर में आया कि जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x इज इक्वल टू ये 10 के मल्टीप्लाई √3 से,
अब ये डिस्टेंस आ गया इस पॉइंट P का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक। तो ये जो x डिस्टेंस है, जो फुट है बिल्डिंग का, ये फुट है ना बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग खड़ी है उसका फुट, ये पैर है नीचे, और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, tan√3। अब हमें बताना है कि फ्लैग स्टाफ या y की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अब हमें क्वेश्चन में एक और बात गिवन है कि ये एंगल 45 डिग्री का है। तो अब हम इस छोटे ट्राइंगल को छोड़ के बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं, जो ये ट्राइंगल है, देखो दिख रहा होगा, ठीक। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें ये 10 मीटर है और ये y है, तो जो इसमें परपेंडिकुलर होगी, वो जो परपेंडिकुलर होगी उसकी वैल्यू आएगी 10 प्लस y। इसमें समझ में आ रही है बात कैसे, कि ये जो परपेंडिकुलर है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर जो है इसकी लेंथ 10 और y होगी। मुझे फ्लैग स्टाफ की वैल्यू नहीं पता। अब जब फ्लैग स्टाफ की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम उसे y मान लेते हैं, ठीक। और y मैंने यहाँ पर 10 y ऐसे रखा है कि जब इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो 10 प्लस y होगी, ठीक। ये परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेस हमारे पास सेम ही होगा। अरे भाई इस ट्राइंगल को देख रहे हो तुम, तो यहाँ पर बेस तो सेम ही आ रहा है ना, ठीक। डायग्राम अच्छे समझते रहना। तो यहाँ पर अगर मैं P मान लूं, इसे Q मान लूं, इसे R पॉइंट मानूं, तो PQR ट्राइंगल में नजर आ रहा होगा। परपेंडिकुलर ये है और बेस tan√3 अभी हमने जस्ट सॉल्व करा है। तो अगर मैं अब इस एंगल के tan45 लूं, तो tan45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। परपेंडिकुलर हमें 10 प्लस y गिवन अभी हमने माना है, और b हमारे पास क्या है, tan√3। और tan45 क्या होता है, tan45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो हम अगर ये y है 4 मत मान लेना, ठीक, ये 1 हो गया, 10 प्लस y अपॉन tan√3। फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो tan√3 इज इक्वल टू 10 प्लस y, तो y की वैल्यू आ जाएगी tan√3, इस 10 को माइनस में लेके जाओ, -10। ये लेंथ होगी, y की वैल्यू क्या आ रही है, tan√3 माइनस 10, या फिर मैं अगर 10 कॉमन ले लूं तो √3 माइनस 1, ठीक। अब जो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को कठिन क्या चीज बनाती है, बच्चों को ये डायग्राम ही समझ में नहीं आता कि फ्लैग स्टाफ टावर कहां पर है, पॉइंट P कहां पर है। तो एक और बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करना, समझो। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इतना बड़ा सेंटेंस है, बात क्या समझ में आई कि एक पॉइंट P है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड लेवल माना मैंने, और उसके बिल्डिंग के टॉप पे एंगल 30 डिग्री आया है, 10 मीटर बिल्डिंग की हमारे पास हाइट है, ठीक। फिर अ फ्लैग इज होस्टेड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45। तो इस पॉइंट P से टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ अगर हम करें तो उसमें एंगल 45 डिग्री था। 45 डिग्री एंगल फिगर समझ में आ गया। मुझे फ्लैग स्टाफ की कोई हाइट भी होगी, अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर मैंने उसे होस्ट कराया, स्टैंड कराया उस फ्लैग को, तो उसकी भी कुछ हाइट होगी। और अब हम बात कर रहे हैं उस एंगल में उसके टॉप की, बिल्डिंग की नहीं बात कर रहे, ठीक। तो ये एंगल तुम्हारा 45 हो गया, ठीक। इस लेंथ तो मैंने y माना। अब बस हमने अप्लाई करा हमारे जो सिंपल फॉर्मूलेस थे tan थीटा के, और दूसरा भी tan 30 भी लगाया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता लगानी थी। परपेंडिकुलर पहले गिवन था, बाद में हमें नहीं पता था, लेकिन बेस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको स्टेटमेंट समझ के अपनी लैंग्वेज में फिगर ड्रॉ करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो कैसे सॉल्व करा है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मैं और क्वेश्चंस देखूं तो क्वेश्चंस के यहाँ पर टाइप बहुत है, वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेगी, कि क्वेश्चन कभी एक पॉइंट से दोनों एंगल होंगे, कभी 2 पॉइंट से एंगल जो है किसी एक टॉप की बिल्डिंग पे सेम आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन में वैरायटी बहुत है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नजर आ रहा होगा आपको, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। मतलब क्या समझ में आती है कि 2 पोल्स है, ये 2 पोल्स है इक्वल साइड के, ठीक। 2 poles of equal height, ठीक। इक्वल हाइट जो है आपस में इस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। और मान लो अगर हमारे पास ये रोड थी, अगर रोड कुछ इस तरीके से थी,
यहाँ पे मार्किंग मान लो रोड की जैसे मार्किंग होती है व्हाइट कलर की, तो आपस में वो अपोजिट साइड पे इस तरीके से मार्क्ड है, ठीक। अपोजिट में एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं ये पोल्स, ठीक। इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर विच इज 18 मीटर वाइड। तो अब हमें ये लेंथ दे रखी है कितनी, 80 मीटर। रोड के किनारे पर अगर मेरे पास ऐसी कुछ रोड है तो एक हमारे पास पोल इस तरीके से है, दूसरा पोल इस तरीके से है। अगर रोड ये सामने जा रही है, ध्यान देखो ये रोड सामने जा रही है, ऐसे पोल्स दोनों इक्वल लेंथ है, ये इक्वल लेंथ मान लो, इक्वल लेंथ है, आपस में अपोजिट ऐसे खड़े हैं। और जो रोड की विड्थ है, मतलब इनके बीच में जो दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है वो 80 मीटर हमें क्वेश्चन में दी हुई है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द राउंड, ठीक। तो अगर मैं एक पॉइंट इनके बीच में मानूं, ठीक, अब इसके बीच में अगर हम एक पॉइंट माने, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब जो एंगल है एलिवेशन टॉप का, एक के लिए 60 डिग्री है, ठीक, दूसरे के लिए है 30 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें बताना है कि हाइट क्या होगी पोल्स की, h मान लो। अब इसकी h है तो इसकी भी h होगी, क्योंकि इक्वल हाइट हमें पहले से पता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये जो पॉइंट है इसको P मान लेते हैं हम, ठीक। अब समझने वाली बात यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर जो विड्थ है रोड की वो 80 मीटर दे रखी है। अब ये पॉइंट P है, एंगल गिवन है, पर हमें कोई साइड नहीं पता, तो हम कितना भी हाथ पैर मान ले, कोई सा ही फॉर्मूला लगाए, सॉल्व नहीं हो सकता। बात क्या समझने की इसमें है कि हमें कोई साइड पता होनी चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर पता है हमें, क्या चीज की ये 80 मीटर विड्थ है। तो अगर मैं इसको x मानूं, अगर ये जो है ये पॉइंट x है यहां से, तो ये चीज 80 माइनस एक्स होगी, तभी तो इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा 80 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये चीज क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल, 80 मीटर आएगी, है ना। मतलब इन दोनों को 80 मीटर को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक करा, 80 माइनस एक्स और एक्स, इन दोनों को जोड़ने पर 80 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये बात हमें समझनी थी इंपॉर्टेंट। अब इस पॉइंट को मैंने क्योंकि P माना है, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये R S T, ठीक। अब मैं अगर देखता हूं इन ट्राइंगल PQS, नजर में आ रहा होगा, PQS ट्राइंगल में देख रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखते हैं हम, तो इन ट्राइंगल PQS हमें ये एंगल 90 डिग्री का नजर में आता है, ये भी 90 डिग्री का, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस से अभी हमें कोई काम नहीं है, हमें बेस और परपेंडिकुलर देखना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें tan 60 लेता हूं तो इसके लिए बेस तो ये होगा, भाई देखो एंगल ये रहा, और मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी उसमें बेस और परपेंडिकुलर लेना अच्छे से समझाया था, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर h हो जाएगा इसके अपोजिट वाली साइड, h अपॉन बेस हमारे पास क्या है 80 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ रही होगी। tan 60 होता है √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स, तो यहां से h की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स इंटू √3, ठीक। ये हमारे पास एक इक्वेशन नजर में आ गई, इसको रफ कर देते, ये तो समझाने के लिए था, ठीक। अब मेरे पास एक और ट्राइंगल है, अब देखो इन ट्राइंगल PRT, ठीक है। PRT ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास tan 30 डिग्री क्या चीज है, इसके लिए बेस हमारे पास x ही है और परपेंडिकुलर h होगा, तो h अपॉन x, ठीक। ये 1 अपॉन √3 होता है, तो यहां से h की वैल्यू आ गई x अपॉन √3, ठीक। या फिर मैं x की वैल्यू अगर सॉल्व करूं, यहां से x निकालूं तो x आ जाएगा मेरे पास h इंटू √3। बस मैंने क्या करा कि जो x था इसको एज इट इज ही रखा और √3 को यहां पर ले गया, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा, x इक्वल टू h √3। देखो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास h √3, और जो एक और इक्वेशन थी इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखूं यहाँ h भी है x भी है, तो मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने जो इक्वेशन सेकंड मार्क करी है उसमें x की वैल्यू h √3 है, तो जो h की वैल्यू यहाँ पर आ रही है
ये जो h की वैल्यू आ रही है h√3, इसको मैं यहां रखूं तो इक्वेशन h में हो जाएगी और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में डालते हैं वैल्यू, तो h आ जाएगा 80 माइनस h√3 इंटू √3। ठीक, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 80√3 माइनस, अब h है, देखो अब मल्टीप्लाई करना ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस तो आ गया, समझ में आ गया। अब √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से होगी तो क्या समझते हो, √3 इंटू 3 मल्टीप्लाई रूट में आ जाएगा और उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो जब √3 की मल्टीप्लाई h√3 से होगी तो √3 की √3 से हुई, यहां से 3 बाहर आया और h तो हमारे साथ में था ही, तो -3h आ गया। अब इसको यहां पर लेके जाते हैं, ये 3h था, यहाँ प्लस में आएगा, h प्लस 3h इक्वल टू 80√3। ठीक, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 4h इक्वल टू 80√3। अब इस 4 को डिवाइड में लेके जाओ, h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। समझ में आई बात कि 4 को डिवाइड में ले जाओगे तो 80/4 20√3। ठीक, h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। तो भाई ये दोनों पोल्स की सेम हाइट थी, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, h ही होगी, जो कि क्या होगी 20√3, है ना, 20√3 मीटर बोल सकता हूं। अब अगर 20√3 मेरे पास हाइट आ गई तो इस पॉइंट की वैल्यू बताने, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें x दिख रहा है, पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस x नजर में आता है, तो x की वैल्यू h√3 है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू में h की जगह पे 20√3 रखूं, 20√3 इंटू √3, तो x की वैल्यू कितने देख रहे हो, √3 दोबारा आया तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 20 इंटू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। ठीक, x की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। अब ये जो x 60 मीटर है तो 80 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो 80 मीटर को ऐसे डिवाइड करा हुआ 20 मीटर और 60 मीटर, और हाइट हमारे पास आ गई। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप पूछ ले जाता है। यहाँ पर बस विड्थ चेंज कर देगा, रोड की जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का वो वही रहेगा। हम इस लेक्चर सीरीज में ये टारगेट करेंगे कि हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उनका एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कर ही लें, ताकि उस टाइप के जितने भी आ जाए या बोर्ड में कोई भी वैल्यूज चेंज कर सके। अब वैल्यूज क्या चेंज कर सकता है, एंगल की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, या फिर जो विड्थ है रोड की वो 80 मीटर गिवन थी, हो सकता है हमें अगर वैरायटी लानी हो तो 50 मीटर हो, तो 50 मीटर के अकॉर्डिंग ये हमारा x होगा तो ये 50 माइनस x होगा, फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस x आएगा। सो बता रहा हूं कि वैरायटी क्वेश्चन में कैसे लाई जा सकती है, पर कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास दो पोल्स थे आपस में अपोजिट, सेम लेंथ के या सेम इक्वल साइड के आपस में इस तरीके से लगे हुए हैं, एक पॉइंट है रोड के बीच में, तो एक x था तो दूसरा जितनी भी साइड है 80 माइनस x हुआ, और बाकी सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ इन्वॉल्व करी है वही चीज है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करते रहो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अब आगे देखते, अब जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही सबसे, मतलब एक बात समझ लो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एकदम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। मतलब अगर कोई ये लड़की है, इसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक, ये हाइट दे रखी है, हाइट हमें गिवन है इसकी 1.2 मीटर हाइट गिवन है, ठीक। और क्या बात समझ में आती है, और ये ऑब्जर्व करती है एक बैलून को मूव करते हुए, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल विंड ऐसे चल रही होगी हवा, है ना, थोड़ी साइंस भी लगाओ इसमें, हवा चल रही होगी, थोड़ा सा आगे जाएगा, यहां पर पहुंच गया, है ना। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों से बैलून तक किसी भी इंस्टेंट पर 60 डिग्री है, और कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस कर जाता है 30 डिग्री, ठीक। अब भाई तुम खुद सोचो, जब यहाँ पर सन होता है हमारे पास, जब हम ऊपर देखें जस्ट हमारे ओवर हेड है तो एंगल 180 डिग्री का आ रहा है, लेकिन जब वो सामने होगा तब एंगल कुछ और होगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है तो एंगल रिड्यूस हो गया, है ना। जैसे हमने एंगल समझा था वैसे यहाँ पर एंगल रिड्यूस हो जाएगा।
नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा बैलून ने। तो एक्चुअली में हमें ये वाली लेंथ बतानी है, क्या होगी, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, नजर आ रही होगी एक्स। ये एक्स बताना है हमें कि ये कितना होगा, ये बैलून कितना चला। हमें गिवन क्या क्या है, 88.2 मीटर इसकी हाइट दे रखी है ग्राउंड से, है ना, पूरी हाइट दे रखी है। अब 88.2 मीटर अगर ग्राउंड से हाइट है और इस लड़की की हाइट 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। इतनी बात तो समझ में आती है भाई, ठीक, 1.2 होगा। तो एक्चुअली में 88.2, अगर मैं इतनी पार्ट की बात करूं तो 88.2 1.2 माइनस करो 87 मीटर आएगा। तो ये इस वाले, अब देखो ट्राइंगल नजर में आ रहा हो तो मैं नेमिंग करता हूं, देखो पी क्यू आर एस। तो हम ट्राइंगल देखें पी क्यू आर, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो हमें क्या नजर में आता है कि पी क्यू आर में हमें ये साइड नहीं पता, ये वाली साइड नहीं पता, है ना, ये साइड कुछ गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें ये y नहीं पता, इसको मान लो y है, और ये चीज क्या है, x है। हमें ये बताना है x कितना बैलून यहां पर था, देखो यहां पर बैलून है और यहां पहुंचा, तो ये हमें डिस्टेंस बताना है। लेकिन और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं t मानते हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी हो गया, ठीक। अब पी टी हमें नहीं पता, हमें क्यू टी बताना है जो कि x है हमारा, कि कितना बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, पर हमें पी टी भी नहीं पता। और अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो हमें दो राइट ट्रायंगल दिखते हैं, मुझे दिख रहे हैं, क्या तुम्हें दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, एक राइट ट्रायंगल है पी एस टी, दूसरा पी आर क्यू, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं पी एस टी से, जो ट्रायंगल छोटा वाला नजर आता है, इन ट्रायंगल पी एस टी। तो अगर हम इन ट्रायंगल पी एस टी देखें तो हमें क्या चीज नजर में आ रही है कि पी एस टी में एंगल 60 डिग्री आता है। तो अगर मैं tan 60 लेता हूं तो देखो, अब अगर 87 मीटर ये वाली हाइट है तो वो 87 मीटर ये भी तो होगा, ठीक, ये भी 87 मीटर हाइट होगी। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता, ठीक। tan 60 क्या होता है, √3, परपेंडिकुलर 87 आ गया, बात समझ में आ गई होगी, 88.2 से मैंने 1.2 माइनस करा है, ठीक। अपॉन बेस क्या है, y, 87 इज इक्वल टू y√3, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3। तो देखो हमें जो नहीं पता था y की वैल्यू, वो पता चल गई 87/√3 है। और अगर मैं अब ट्राइंगल देखूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक, तो अगर हम ट्राइंगल देखें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर अगर हम ट्राइंगल नजर में आता है तो पी क्यू, देखो पी क्यू नजर में आती है लेंथ पी क्यू, तो पी क्यू एक्चुअली में क्या है, x प्लस वाई है ना, ये मेरा बेस होगा इस 30 डिग्री एंगल के लिए, और ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर तो सेम है, देखो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर 87 हो गया, ठीक, 87 अपॉन बेस क्या हो गया, x प्लस वाई, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। अब y की वैल्यू मैंने हम आपके सामने बिल्कुल निकाली है, नजर आ रहा होगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं तो x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहां लेके जाओ, इसको यहां लेके जाऊं, 87√3, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई 87√3 माइनस वाई, और y एक्चुअली में क्या है, 87/√3, तो 87√3 माइनस 87/√3, ठीक। तो यहां से मैं 87 कॉमन भी ले सकता हूं, तो √3 माइनस 1/√3, बाकी हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक। इसकी हम और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, हो सकता है आंसर अलग तरीके से आ रहा हो। हम एलसीएम लेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, तो 3 माइनस 1/√3, 87/2/√3, फिर इसकी मल्टीप्लाई √3 से, डिवाइड √3 से, रेशनलाइजिंग कर दिया, देखो डेनोमिनेटर में √3 है तो हमने रेशनलाइज करा, तो क्या बात समझ में आई कि 87 × 2 × √3 अपॉन √3, √3 3 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो 29 58 √3, देखो ध्यान से, तो ये आ गया 29 डिवाइड करने पर 87 से 3 डिवाइड करना, 3 2 6, 3 9 27, 58 √3। तो देखो हम जो अगर डेनोमिनेटर में आता है √3 या रूट में कोई भी टर्म आता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं, उसका हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि डेनोमिनेटर से रूट हट जाए। तो x की वैल्यू आ रही है 58 √3, जो कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। अब ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर अब इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर अभी 3 क्वेश्चन ही कराए हैं, वीडियो लंबी हो सकती है, पर जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं या जो क्वेश्चन कराए हैं उनको एकदम ग्रेस्प करो। जो क्वेश्चन मैंने 3 ही समझाए हैं, भले ही 3 ही समझो, पर उन तीनों को ऐसे रखो कि अगर इस ये क्वेश्चन आ जाए या इसकी टाइप का कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए, अरे भाई जरूरी थोड़ा ना लड़की की हाइट 1.2 मीटर हो, मान लो अगली बार कोई मैन खड़ा कर दे तो उसकी हाइट 3 मीटर हो सकती है। सो मतलब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, पर कंसेप्ट तो वही है। कंसेप्ट तो वही है कि जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी होगी, सेम हाइट पे फ्लो कर रहा है। ये डिस्टेंस हमने क्यूटी निकाला, जो हमने एक्स माना था वो हमने यहाँ पर सॉल्व करा, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है। देखो समझने में क्या है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ही ज्यादा है। हर क्वेश्चन एक अपनी बात कहता है कि मेरा फिगर बनाओ, मेरी बात समझो क्या कंडीशन है। लेकिन अगर हमें ये सब समझ में आ गया और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल tan 60, tan 30, sin 30, sin 60 इन सब की वैल्यू सॉल्व करनी होगी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगर अभी भी जो tan 60, tan 30 इन सब की वैल्यू नहीं समझ में आती तो ऐसा करना, जो टेबल या लेक्चर 4 या 5 ट्रिग्नोमेट्री का है उसको देख लेना। मैंने प्रूव भी कराए वैल्यूज और साथ में टेबल भी ड्रॉ करवाई है। तो वो लेक्चर सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी और इसलिए बाद में कराया क्योंकि चैप्टर आसान हो जाएगा अगर वो स्ट्रांग हुआ। ठीक, तो अब बाकी सबका नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।